सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने एमए क्यों चूज़ किया? मुझे सेल्फ डाउट आने लग गया था। मैंने आपको जीएसटी इंस्पेक्टर का ऑप्शन दिया था। मैं जॉब करने लग गया था और पेशेंस भी मेरा ख़त्म होता जा रहा था। तो कभी घर पे भी ट्यूशन देना, कभी किसी के घर जाके पढ़ाना। उनको थोड़ा सा भी समय मिला, इन्होंने अपने समय को यूटिलाइज किया। डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं कि वेट करो, उस वेटिंग टाइम में भी इन्होंने जो अपने टाइम को यूटिलाइज किया। मैं पंजाब के लुधियाना ज़िले के एक छोटे से शहर खन्ना से आया हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का और जो नॉलेज है मेरी एसएससी सीजीएल के फील्ड में, मेरे फादर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इन अ कंपनी नेम्ड सुपर मिल्क, खन्ना में काफ़ी चलती है। मेरे मदर हाउसवाइफ है, एक मेरी छोटी बहन है वो जॉब कर रही है। तो हमारे वहाँ पे तो क्रेज़ है कि फॉरेन जाने का। मैंने हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ को चूज़ किया है। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड दीपक, जिनका सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट पर हुआ है और इनकी ऑल इंडिया में रैंक 19 आई है। तो और इनसे हम जानेंगे अपनी कंप्लीट स्टडी जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने जो है इतना अच्छा 2 डिजिट में रैंक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो दीपक आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको और पूरी फैमिली को, जो आपने अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है और अपने अब जो है अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो जल्दी से अब आपको जो है सैलरी भी मिल जाएगी। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का और जो नॉलेज है मेरी एसएससी सीजीएल के फील्ड में, उसको उन सभी बच्चों के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया जो आगे एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं। मैं पंजाब के लुधियाना ज़िले के एक छोटे से शहर खन्ना से आया हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ही हुई है। मेरा हाई स्कूल रॉबिन मॉडल हाई स्कूल से हुआ है। आफ्टर दैट मैंने नॉन मेडिकल लिया था, वो मैंने एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खन्ना से ही किया था। आफ्टर दैट आई डिड बीएससी इन नॉन मेडिकल इन एएस कॉलेज खन्ना। तो मेरा जो पूरा स्टडी हुई है वो खन्ना में ही हुई है। तो मेरे फादर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ कंपनी नेम्ड सुपर मिल्क, खन्ना में काफ़ी चलती है। तो मेरे मदर हाउसवाइफ है सर और एक मेरी छोटी बहन है, राइट नाउ वो जॉब कर रही है। ओके, तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने एमए क्यों चूज़ किया? आपके पास जैसे मैंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग बात हुई थी तो मैंने आपको जीएसटी इंस्पेक्टर का ऑप्शन दिया था, आपको मिल सकता था वो भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी इस बार चंडीगढ़ जोन में, दिल्ली जोन में, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी। तो कैसे आपने एम ई एस ओ ही क्यों चूज़ किया? एएसओ या एमए चूज़ करने का सर मेरे पास यही था कि जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो हमारे वहाँ पे तो क्रेज़ है कि फॉरेन जाने का विदेश में जाने का विदेश में मतलब जाने आपको का। खूब क्रेज है। जी, तो मैं भी सर देश दुनिया घूमना चाहता था। तो पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न सर ये है कि मैंने हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ को चूज़ किया है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्सपोजर वो मुझे एमईए में ही दिख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ एमईए। ओके, तो मतलब आपको फ़ॉरेन जाने का था फ़ॉरेन जाने का था और और एक्सपोजर मुझे चाहिए था लाइफ में। एक्सपोज़र चाहिए था कि चलो मुझे थोड़ा सा बाहर निकलूँगा मैं बाहर और निकलूँगा, अलग अलग लोगों से मिलूँगा, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करूँगा डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो वो मेरे दिमाग में था, दैट्स व्हाई आई चूज़ एमईए। ओके, ओके। तो आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? मेरी ग्रेजुएशन सर 2017 में कंप्लीट हुई थी। ओके। आफ्टर दैट जैसे कि हर एक ग्रेजुएट का होता है कि इसके बाद अभी क्या, ग्रेजुएशन तो कर ली कैसे तैसे करके। हाँ, ग्रेजुएशन तो करने अभी के उसके बाद बाद असली लाइफ शुरू होती है कि अभी कौन से फील्ड में जाना है, क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने बीएससी कर तो ली थी बट आई डिडंट वांट टू बिकम अ टीचर। तो मैं टीचर तो नहीं बनना चाहता था। उसके बाद फिर मैंने बैंक के बारे में सुना कि बैंक क्लरिकल या पीओ का एग्ज़ाम करवाती है। उस टाइम तक मुझे एसएससी के बारे में पता भी नहीं था कि एसएससी नाम की भी एक चिड़िया होती है। तो मैं बैंक पीओ की कोचिंग करने के लिए मैं मोहाली में आ गया था। ओके। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि एसएससी एक संस्था है जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो उसके बाद फिर मैं एसएससी की तरफ स्विच हो गया और उसके बाद फिर मैंने एसएससी को भी छोड़ा नहीं। ओके, तो 2000 मतलब 17 से 17 से जी। तो वहाँ से यहाँ तक आने का सर पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने?
पहला अटैम्प्ट सर मेरा 2019 में था 19 में था। जी। फिर सेकंड 19 में क्या हुआ फिर? 2017 से 2021 तक मैंने सर एक ही अटैम्प्ट दिया था, वो था 2019 का। बीच में सर कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिले हो गई थी। तो 21 के बाद सर 2022 में मैंने फिर अटैम्प्ट देना शुरू किया अच्छे से। 2022 में आपको पता होगा कि जो 2021 का एग्ज़ाम था वो डिले हो गया था, वो 2022 में हुआ था सीजीएल का। तो 2022 और 23 में मैंने 3 अटैम्प्ट दिए सर, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023। तो सीजीएल 2021 में सर मेरा जो सिलेक्शन है वो लगभग 20 मार्क्स से रह गया था। सीजीएल 2022 में मेरा सिलेक्शन लगभग 10 मार्क्स से रह गया था, और सीजीएल 2023 में मेरा सिलेक्शन लगभग 8 मार्क्स से रह गया था सर। ओके। आफ्टर दैट सर मैंने गिव अप कर दिया था 2023 के बाद, कि ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 साल हो चुके थे मुझे कॉलेज से पास आउट हुए, और पेशेंस भी मेरा ख़त्म होते जा रहा था, और मुझे आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था कि अभी मैं क्या करूँगा। और सीजीएल मतलब कि एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया था, कि मुझे सेल्फ डाउट आने लग गया था कि मैं ये पहाड़ कभी चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा। तो आफ्टर दैट सर मैंने क्विट कर दिया, एंड मैं जॉब करने लग गया था 2023 में। 2023 में। ऑल्दो मैंने 2017 से 2021 तक भी, मतलब मैं कंप्लीट घर पे कभी नहीं बैठा, मैंने बीच बीच में जॉब करता रहता था जी। कभी होम ट्यूशन देना, तो कभी घर पे भी ट्यूशन देना, कभी किसी के घर जाके पढ़ाना। और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किया है सर। ऑल्दो मैं रेगुलर नहीं था, बट मैं बीच बीच में जॉब करता रहता था। तो 2022 और 2023 में सर मैंने कोई जॉब नहीं की, वो मैंने 2 साल घर पे बैठ के पूरा डेडिकेटली 3 अटैम्प्ट दिए थे। ठीक है। तो जब 23 का सर मेरा फेलियर हो गया, और उसके बाद सर फिर मैंने जॉब अच्छे से करना शुरू किया। तो मुझे सर एमआर की जॉब मिली, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उस जॉब में सर ये था कि चलो, मैंने सोचा कि चलो अभी क्विट तो कर दिया, अभी जॉब करेंगे मन लगा के। तो फिर हुआ क्या कि मैंने 6-7 महीने हो गए सर, मैंने बुक्स को उठाया भी नहीं। फिर जून का महीना आता है 2024 का, उसमें सीजीएल का फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, और उसमें दिखाई देता है कि इस बार 17,700 वैकेंसीज आ रही हैं। तो मेरे दिल में फिर से एक घंटी बजी कि फिर से कुछ शुरू किया फिर जाए। से कुछ शुरू किया जाए। और मुझे ये था कि आई एम सो क्लोज, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग इन, कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूँ तो इस बार मैं हो सकता है, मेरा मैं सिलेक्शन हो सकता सिलेक्शन है। हो सकता है। तो क्या सोचा आपने कि मैं क्या ले लूँगा एसएससी के अंदर, कौन सी नौकरी ले नहीं लूँगा? सर, उस टाइम पे तो ये था कि मुझे ये था कि टीए मिल जाए चाहिए। कोई छोटी सी मिल जाए, हाँ, कि अभी बस कोई छोटी सी मिल जाए, मेरी थोड़ा सा लाइफ का सर्वाइवल है जो वो लाइफ ठीक ठाक सेटल हो हो जाए जाए। जी। तो इसी से उस टाइम मेरे पास सर दिक्कत ये भी थी कि मैं जॉब कर रहा था। हाँ, जॉब के साथ साथ में हाँ। स्टडी करना। और उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो लगभग 25,000 थी, और 25,000 इज़ ए वेरी डिसेंट सैलरी इन अ स्मॉल टाउन लाइक खन्ना। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया कि चलो अटेम्प्ट तो देंगे, बट जॉब नहीं छोड़ूंगा, कि जॉब के साथ साथ दूंगा। तो मैंने सर क्या करता था कि जब एमआर की जॉब ऐसी होती है कि डॉक्टर्स को ना मिलना होता है उनके चैम्बर में जाके। हाँ हाँ। तो वो क्या करते थे कि डॉक्टर्स कई बार वेट करने को बोल देते थे कि अभी बाहर वेट करो। तो मैं क्या करता था कि अपने बैग में ना नोट्स डाल के ले जाता था। तो वहाँ पे मैं वेटिंग एरिया में बैठ के नोट्स पढ़ता था, बट वो उतना फ्लो नहीं बन पाता था, बिकॉज पब्लिक एरिया में आप कितनी मतलब फोकस से पढ़ हाँ, लोगे। मतलब आपने प्रयास किया, लेकिन प्रयास किया। उस टाइम भी तो देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि अगर इनको थोड़ा सा भी समय मिला, इन्होंने अपने समय को यूटिलाइज किया इस जॉब को करते हुए, कि डॉक्टर अंदर कह रहे हैं कि अंदर वो पेशेंट देख रहे हैं कि वेट करो, उस वेटिंग टाइम में भी इन्होंने जो अपने टाइम को यूटिलाइज किया, जी तो सर। ये बहुत ही अप्रिशिएट है। तो आगे फिर उसके बाद सर फिर जुलाई का महीना आ गया, और नोटिफिकेशन में आपने देख ली नोटिफिकेशन मैंने फॉर्म वैकेंसी? भर दिया था। हाँ, फॉर्म। फॉर्म मैंने भर दिया था। तो मुझे आज भी याद है, इट वाज 31 जुलाई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैंने अभी ये 1-2 महीने में क्या किया है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि 2 महीने निकल भी गए हैं और कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सितंबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, और मेरे पास सिर्फ 1 महीना था अगस्त का।
तो मुझे उस टाइम मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया कि अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी सीजीएल में, तो जॉब भी ज़रूरी है, तो अभी मैनेज नहीं हो पा रहा स्टडी का, तो मैं कैसे करूँगा। तो दैट टाइम वाज वेरी हार्ड फॉर मी। उस टाइम पे मुझे एक फ़ैसला लेना था कि जहाँ तो अभी ये 25,000 की जॉब के लिए तुम सेटल हो जाओ, जहाँ फिर एक और रिस्क लिया जाए इस बार। हाँ, एक और सो वो डिसीजन मेरे लिए इसलिए भी डिफ़िकल्ट था कि मैं उस एक चीज़ के लिए अपनी एक जॉब फिर से छोड़ने जा रहा था, नोइंग द फैक्ट दैट कि इस चीज़ में मैं ऑलरेडी 4 बार फेल हो चुका हूँ। तो वो डिसीजन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हाँ, हार्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि मैं जे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और जी सर, मैंने सर हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे ही भागा हूँ मैं, तो मैंने पैसे के लिए कभी काम किया भी नहीं है। तो उस टाइम पे सर डिसीजन लेना मेरे लिए काफ़ी टफ था, बट यही था कि अगर ये डिसीजन अब मैंने नहीं लिया तो मे बी मैं सारी लाइफ गिल्ट में, मुझे हाँ, गिल्ट होगा उसके कि बाद यार उस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी और मैं उसको आगे ग्रैब नहीं कर पाया था, वो मैंने अच्छे से दिया नहीं था। एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब अगेन। तो मैंने सर फिर से रिज़ाइन दे दिया। फिर से रिजाइन दे दिया। ओके। जी सर। तो सर मेरे पास अगस्त था, तो मैंने अगस्त का पूरा महीना सर जो मेरे से हो सकता था मैंने किया। सितंबर में 18 सितंबर को मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो वो लगभग 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना मैंने तैयारी की, क्योंकि 6-7 महीने पीछे मैं नहीं पढ़ा था, मैंने किताबें नहीं उठाई थी इतनी ज़्यादा। मैंने क्विट कर दिया था इसके बाद। तो घर पे पढ़ते थे कि लाइब्रेरी में जाते थे? नहीं सर, मैं घर पे ही पढ़ता था। घर पे पढ़ते। और हमारे शहर में शायद लाइब्रेरी है भी नहीं, छोटा सा शहर है सर खन्ना, हम्म तो वहाँ पे शायद लाइब्रेरी है भी नहीं, होगी तो मुझे मालूम नहीं इतना, मैं घर पे ही पढ़ता था। तो सर सितंबर में प्री हुआ, तो मैं प्रीलिम्स दे के आ गया, और उसमें मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा। और एक बात और सर, जितने भी मैंने 5 अटैम्प्ट दिए हैं, और प्रीलिम्स तो मेरा 5 में क्लियर हो गया था, बस दिक्कत आई थी मुझे मेंस में। मेंस में प्रॉब्लम आई थी। तो प्रीलिम्स हुआ सर, उसके बाद आंसर की आई कुछ दिन बाद, तो मैंने आंसर की वो देखी नहीं। अच्छा, आंसर की नहीं देखी। आंसर की नहीं देखी। उसका रीज़न ये है कि जो कि मैं बहुत सारे बच्चों को बोलना भी चाहूँगा अभी, कि अभी जो पैटर्न है एसएससी का, वो उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो उसमें अगर आपका 1 नंबर से भी सिलेक्शन हो रहा है प्रीलिम्स में, और किसी का 10 नंबर से हो रहा है, दोनों को ही मेंस देने का मौका मिलेगा, और दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बट दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो हैं कि प्रीलिम्स की आंसर की आई, उसके बाद उसका अपना स्कोर चेक करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद जो एनालिसिस वगैरह होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स अपने 20 से 25 दिन खराब कर देते हैं लगभग। हाँ, उसमें वो देखते रहते हैं कि देखते रहते मेरा हैं, होगा मेरा नहीं होगा कि होगा। नहीं होगा। तो उसमें 20 से 25 दिन अगर आपके मेंस के एग्ज़ाम में, अभी तो 2-3 महीने ही देती है एसएससी प्री के बाद, बिल्कुल। उन 2-3 महीनों में भी अगर आप 1 महीना लगभग प्रीलिम्स के ये एनालिसिस वगैरह में ही वेस्ट कर दोगे, और अगर इस असमंजस में वेस्ट कर दोगे कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप ऑलरेडी में रेस से बाहर हो चुके हो। बिल्कुल, वो टाइम आपका निकल वो टाइम चुका है। आपका ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, आप उसको छोड़ो, आप दे आए, बात ख़त्म होगी, आप मेंस में लगो, उसके बाद 2-3 महीने में तो रिज़ल्ट आ ही जाता है। बिल्कुल। तो रिज़ल्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका हो गया है तो मेंस देने चले जाना, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट के लिए तैयारी कर लेना। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो टाइम है 20-25 दिन का, वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर देता है मेंस की तैयारी करने वालों के लिए। और मैंने यही किया था इस बार कि मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के मैंने आंसर की चेक नहीं की थी, मैंने बस डाउनलोड करके रख ली थी। अच्छा, चेक नहीं की? चेक नहीं की सर मैंने। मार्क्स चेक नहीं किया आपने? मैंने कुछ नहीं चेक किया था सर, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा मेरा। हो ही जाएगा। हाँ जी, क्योंकि 8 सालों का एक्सपीरियंस था सर मुझे। तो मैं मेंस में लगा रहा सर। अगस्त से मैंने आपको बताया कि अगस्त से मैंने जॉब छोड़ी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और फिर नया साल आ गया ये जनवरी के पहले 15 दिन। तो ये सर 5-5.5 महीने मैं, मेरे अंदर जो कुछ भी था, मैं जो कुछ भी कर सकता था, वो मैंने सब लगा दिया सर एसएससी में। सब अपना जोर सब लगा दिया। मुझे नहीं पता कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है।
बहुत सारी रातें तो सर इसमें ये ऐसी गई हैं कि मैं सारी रात बैठ के पढ़ता पढ़ता रहा, और जो सुबह का जो खाना बनता है जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते ब्रेकफास्ट। हैं, अभी मेरे लिए तो पता नहीं क्या वो ब्रेकफास्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मैं क्या करता था, अभी सारी रात बैठ के पढ़ रहा था, और सुबह का खाना खाने के बाद मैं सोता था। अच्छा। मतलब लोग ब्रेकफास्ट करके कोई ऑफिस के लिए निकल रहा है, कोई स्कूल या कॉलेजेस के लिए निकल रहा है, मैं सोने के लिए बेड पे जा रहा होता था उस टाइम पे। तो इस तरह का भी रूटीन मेरा रहा है बहुत सारे दिनों तक। इसमें सर फिर क्या हुआ कि 18 जनवरी को मेरा मेंस था इस बार, और 17 जनवरी को मैं अपने साथ उसकी शाम को मैं अपने साथ बैठा, और मैंने अपने आप को ये बोला कि जिस चीज़ के लिए तुमने जॉब छोड़ी थी ये वाली, वो तुमने अपना काम कर दिया अभी। सही, बिल्कुल। मैंने अपना बेस्ट दे दिया था, मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी, और मैं उस टाइम भी अपने आप को यही बोल रहा था कि अब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है अपने आप से, मैं अभी लाइफ में इजीली मूव ऑन कर सकता हूँ। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने आप से कि मैंने अपना बेस्ट शॉट नहीं दिया। दिस वाज माय बेस्ट शॉट, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, एसएससी में 19 रैंक लेके आना अपने आप में ही, जी सर। देखो, स्ट्रगल तो आपका रहा है, और आपने मतलब क्विट नहीं किया बीच बीच में। आप दोबारा, जब आपका आपने बताया कि सीजीएल 2024 में जैसे नोटिफिकेशन आया, फिर से वैकेंसी को देखकर आपका जो है माइंड मेकअप बना, यानी कि वैकेंसी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मेजर किया रोल आपने जी। इस अपनी सफलता में, क्योंकि अगर वैकेंसीज बिल्कुल डाउन आती तो शायद आप क्विट भी नहीं करते जो अपनी प्राइवेट नौकरी को, और कंटिन्यू करते। जी तो बहुत सारे इस चीज़ का फैक्टर पड़ता है कि हमें, अगर जैसे कि अपने चैनल्स पे तो आपने देखा होगा कि पहले वैकेंसीज आई थिंक 24 जून 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था सीजीएल 2024 का, तो उससे पहले ही ना 16,000 के आसपास तो बता दी थी। तो उससे भी क्या हो जाता है कैंडिडेट के माइंड में कि हमें पहले ही वैकेंसीज का पता लग गया, तो यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिक अप हो जाता है। ऑटोमेटिक। और जैसे कि ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई अच्छी थी, खासी वही तो एक इसलिए भी अच्छा खासा क्रेज रहा था। जी सर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर। आरटीआई के माध्यम से पता चल गया था कि अभी वैकेंसी जो चंडीगढ़ जोन में काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो आपने देख ली थी कुछ पहले जी सर, मैंने पहले देख ली थी कि चंडीगढ़ जोन में टैक्स असिस्टेंट की जो जॉब है वो अच्छी खासी आ रही है। अच्छा, आपका मोटो था कि यार, मोटो मेरा यही था कि मुझे टैक्स असिस्टेंट मिल जाए चंडीगढ़ जोन में, मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ मैं संतुष्ट हूँ। जी, मैंने यही सोच के तैयारी शुरू की थी इस बार कि क्योंकि मेरी तैयारी इतने इस लेवल पे तो थी कि हो हो तो सकता था, हो सकता था, हाँ। तो बट कुछ कारणों की वजह से हो नहीं पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको देख के ही मैंने 24 का अटैम्प्ट देने का सोचा कि वैकेंसी इस बार ठीक है टैक्स असिस्टेंट में चंडीगढ़ में। तो चलो फाइनली आपको मिल गया। जी तो अब दोस्तों इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस टीचर से पढ़ाई की, क्या बुक्स फॉलो की, और कितने हावर्स पढ़ना चाहिए, क्या कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने जो है किस, जो टीचर का जो रोल है, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि एक सही टीचर का वो करना, और उसके बाद जो है कि अब लाखों टीचर्स हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सही है ना। उस वो आपने बताया कि 2-3 साल मेरे इसी टाइम में तो गुजर गए। राइट गाइडेंस और राइट टीचर्स का मिलना सर बहुत ज़रूरी है, जो कि आई वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो चीज़ें मुझे काफ़ी बाद में मिली। काफ़ी बाद में मिली। जी ओके, तो पोस्ट प्रेफरेंस का कैसे रोल रहा, जैसे आपने, जैसे हम पूरी आपने स्टडी कर ली, पेपर भी हो गया आपका, सब कुछ हो गया, फिर आपने इस बार तो जैसे फाइनल आंसर की भी नहीं आई थी, तो पोस्ट फिलअप करना मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कौन सी पोस्ट फिलअप करनी चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस का सर सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरोगे, पूरी रिसर्च करके नहीं भरोगे, तो आपकी बहुत सालों की जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। हाँ, मतलब वो कहते हैं हमने इतना सारा पैसा कमा लिया और गलत कंपनी में गलत कंपनी में लगा इन्वेस्ट दिया कर दिया। तो डूब भी सकता है। जी तो वही चीज़ है। तो बताएं फिर अपने टीचर्स के बारे में बताएं, अपने मैथ्स कहाँ से, मैथ्स से स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैथ्स का सर ऐसे था कि मैं 2019 में मैंने पवन राव सर से पढ़ा था। पवन राव सर से। अनअकैडमी में पढ़ाते थे उस टाइम पे, हम्म। तो मैंने पवन राव सर से पढ़ा था। उनसे मैंने डेडिकेटेडली सारा कोर्स कंप्लीट किया था।
अच्छा। जी। तो अभी क्या है कि वहाँ से अभी 2019 और अभी चल रहा है 2025, तो काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं एसएससी में ना। तो अभी शायद सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल ऑनलाइन पढ़ाते नहीं हैं अभी। हमें भी। जी। अभी सर फिर मैंने अब्बास सर का जो प्रैक्टिस बैच था मेंस के लिए वो मैंने लिया था। और अब्बास सर को मैं जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं वो सब चीज़ें भी मैं उनकी देखता रहता था। ओके, तो मैथ्स के लिए मतलब आपने पवन राव सर और और बासठ अब्बास सर सर, जी सेंटर सर, से। जी। तो यानी कि देखो मैथ्स मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे जो हैं जैसे मैथ्स के ही सिलेबस को क्या पता 4 टीचर से पढ़ लें, क्या पता 5 टीचर से पढ़ लें, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि सिलेबस को पूरा ही नहीं करते हैं, वो पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बिगनर कैंडिडेट को क्या करना चाहिए और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो इसका स्टेप तो यही है कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट किसी करो। एक टीचर से कीजिए। हाँ। और टीचर भी अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से चुनिए कि जिसके साथ जिसका आपको समझ में आ रहा है, हाँ, जिसका आपको समझ में आए जिसका उसका आपने हाँ, जो हो करना है। जिसके साथ आपको ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है उस टीचर का आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे सर मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, बेसिक ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम में सर क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस बनते हैं, तो घर पे आके बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बन जाती हैं उनकी। घर पे आके तो सारी दुनिया सॉल्व कर लेती है, बट एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते। द मेन थिंग इज़ दैट कि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको ऐसे सोच सकते थे, आप इसको वैसे सोच सकते थे। वहाँ पे आपको बेसिक ही काम आएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको बेसिक ही काम आएगा। तो इसलिए बेसिक्स आप अपने क्लियर रखिए। जो टीचर्स को बेसिक आपको अच्छे से करवा रहा है उनसे आप एक बार डेडिकेटेडली पूरा कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके लिए आप बुक ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, किरण की बुक भी अच्छी है, कोई सी भी ले सकते हैं आप। तो दूसरा स्टेप हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मिक्स सभी जिसमें चैप्टर्स। जी, जिसमें सभी चैप्टर्स हों। उसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि अभी एसएससी के थ्रू आउट द ईयर एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो हाँ, गया, जो भी जो भी चल रहे हैं, स्टेनो का हो गया, वो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आप उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी पीडीएफ से आप कर सकते हैं। अभी तो मॉक फॉर्म में भी आने लग गया वो कई प्लेटफॉर्म में। हाँ, मॉक फॉर्म में भी है। जी, तो वहाँ से आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की। और आखिर में ये अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए करना है। और एक बात और मैं ऐड करूँगा कि हर सब्जेक्ट की ना एक अलग से कॉपी आपने बना के रखनी है। नोट्स मतलब। हाँ जी, कंसाइज फॉर्म में नोट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कंसाइज नोट्स आपको एग्ज़ाम से 20 दिन या 25 दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, इंग्लिश की अलग, जीके की भी अलग। उन कंसाइज नोट्स में आप क्या नोट करोगे? जैसे मैथ्स में है तो आप एक जगह पे सारे फार्मूलाज नोट कर लोगे। कुछ ट्रिक्स हैं जो लगती हैं, जो थोड़ी बहुत तो ट्रिक्स करनी पड़ेंगी, बट ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे भी नहीं माना, जो थोड़ी बहुत हैं उसको नोट हाँ, करना है। थोड़ी बहुत जो हाँ, बार बार जो फॉर्मूले बार बार जो रिपीट हो रही हैं। रिपीट हो रही हैं, जी, कोई बिल्कुल हटके है लेकिन जहाँ वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो फॉर्मूलेज वगैरह नोट करने हैं पूरा। और जो मॉक आप दोगे उन मॉक में से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना और आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है, उस क्वेश्चन को भी आपने उस कॉपी में नोट करना है। तो फिर आप क्या देखेंगे कि एग्ज़ाम से पहले ना आपकी वो एक नोटबुक बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको पूरे सारे नोट से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस कॉपी को उठा सकते हो और वहीं से आप अपना वहीं से पूरा अपनी रिवाइज़ कर अपना सकते काम पूरा कर। हो। जी। तो इंग्लिश के लिए आपका कोई टीचर जो आपकी इंग्लिश कैसी, कितने मार्क्स आए आपके अभी मेंस के अंदर इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरा सर 135 आउट ऑफ 135 स्कोर है इस बार। वो अच्छा, कंप्लीट। कंप्लीट ही है। ओके। और मेरा 23 में भी 131 आउट ऑफ 135 था। अच्छा। तो वो बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया तो 127 रह गए थे। इंग्लिश का ये था कि सर इंग्लिश का मेरा बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा था, उसका जो क्रेडिट है वो मैं अपने स्कूल टीचर्स को दूंगा। क्योंकि जब मैं 8th 9th और 10th में था तो मुझे एक टीचर मिले थे, निशा मैम करके।
तो उन्होंने मेरा बेस बनाया था इंग्लिश का, ग्रामर का। ग्रामर का बेस बन गया। ग्रामर का बेस उन्होंने बनाया था मेरा। और उनसे पढ़ने के बाद मैंने 11th 12th और कॉलेज में भी 1 साल हमारे पास इंग्लिश थी। मैं कभी भी ग्रामर पढ़ के नहीं गया, अच्छा। कभी भी नहीं पढ़ के गया, क्योंकि वो बेस तो चलो बन गया। वो एक इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो उसको लैंग्वेज की तरह से ही देख रहा था मैं। तो जो दिक्कतें थी मेरे साथ, थोड़ी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर मैंने अमन विशिष्ट सर से पढ़ा था मैंने अच्छा। 2021 में। उनसे मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाते थे वो उस टाइम पे, तो उनसे मैंने पूरा कोर्स किया था एक बार अमन विशिष्ट सर से। उनसे सर पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि वो ना अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर देते हैं बच्चों के साथ। उनको वो 1 to 1 अपना रिप्लाई भी करते हैं। तो मैं क्या करता था कि कोर्स तो कर लिया, बट उसके बाद भी डाउट आते थे। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो जो उसमें डाउट आते थे तो मैं फ़ोटो खींच के सर को भेज देता था और मैं उनसे डाउट पूछ लेता था कि सर इसका कैसे है। तो उन्होंने काफ़ी मेरे डाउट्स का रिप्लाई किया है व्हाट्सएप पे। तो ऐसे ऐसे सर इंग्लिश इम्प्रूव हो गया मेरा। चलो, मतलब फुल मार्क्स ले गए आप। जी सर, फुल। चलो, बहुत बढ़िया। और जैसे मैथ्स का आपने बताया, इंग्लिश का बताया, रीजनिंग तो खैर। रीजनिंग का मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ा था बहुत साल पहले, 2018-19 के हाँ, आसपास। मतलब रीजनिंग थोड़ा सा इजी सोचते हैं बच्चे, थोड़ा सा इजी, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर 2 क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में छूट गए किसी भी, तो यानी कि अगर गलत हैं तो 8 नंबर का उसमें डिफरेंस आ जाता है। जी सर। तो आपके टोटल मार्क्स आए हैं 371 371 जो आउट ऑफ टोटल 390। मार्क्स आउट ऑफ 390। तो रीजनिंग का हो गया। जीके के लिए काफ़ी, जैसे जीके के अंदर बहुत सारे अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है ये। जीके के लिए सर मैं भी बहुत भटका हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ जीके के लिए। मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबे समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने बुक्स वगैरह भी प्रेफर की थी उस टाइम पे। तो कुछ टीचर से भी पढ़ा था, बट वो चीज़ें इतना काम नहीं आ रही थी मेरे। शायद मेरी गलती थी कि मैं उतने अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी ना आपको कि आपको किस टीचर से कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। क्योंकि एक तरफ तो आप जॉब में थे, कुछ कुछ बीच बीच में जॉब और करता था। उस तरफ वो थे, तो वो जो होता है एक लैस ही बनती है, फ्लो बनता है, तो बीच बीच में टूट जा रहा वो था। टूट जा रहा था। जीके का यही था सर कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में काम नहीं आ रही थी मेरे। एग्ज़ाम में काम नहीं आ रही थी, तो जीके के लिए मैं बहुत परेशान था। तो अभी जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं अभी परमार सर, तो उनके बारे में फिर मुझे 2023 में पता चला उनके बारे में। तो फिर मैंने उनको ही फॉलो करना शुरू किया डेडिकेटेडली। उसके बाद फिर मैंने कोई बुक नहीं उठाई। हाँ, जैसे उनका एक ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में फिर वो क्या करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात है ना। जैसे आपने बताया कि अभी किरण पब्लिकेशंस ने भी जो है ऐसी ही कंपाइलेशन दे रखी है 2018 के बाद की। सीजीएल का सर ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही स्टिक रहना है आपको। हाँ, उसके आजू बाजू की चीज़ें आप कवर कर सकते हो, बट उससे बिल्कुल हटके नहीं चीज़ें कवर करनी। तो सर की मुझे यही सबसे अच्छी बात लगी थी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर प्रोवाइड करवाते थे उसमें। तो उन्होंने एक बार बोला भी था कि एसएससी विड्थ कवर करती है, डेप्थ नहीं। कि आपको आजू बाजू की चीज़ें कवर करनी है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं जाना है उसमें। बिल्कुल, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आसपास की जो चीज़ें ये रिलेटेड हैं चीज़ें क्या हैं उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ें कवर कर लेंगे तो वो जो क्वेश्चन है घूम फिर के उसके नियर बाई घूमेगा। क्योंकि होता भी ऐसे है कि जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो वो लगभग आपको पता है कि 35 to 37 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है अभी। तो उसमें क्या होता है कि जो पहली शिफ्ट में मान लो जो क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद उसी से रिलेटेड कुछ और आ जाता है। हाँ, जैसे कि ट्रेंडिंग में एक जनगणना है, उसका तो हर क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो काफ़ी उसका भी देखो रोल है। मेंस में भी सर एक्चुअली क्या है कि मेंस में एग्जामिनर के पास खेलने के लिए ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि प्रीलिम्स में उसको कम से कम 900-950 क्वेश्चन सेट करने हैं जीके के। तो वो इतना ज़्यादा तो नहीं खेल पाएगा प्रीलिम्स में।
वो आपके पढ़े हुए में से देगा। मेंस में क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन सेट करने हैं। अभी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसको सिर्फ 50 क्वेश्चन सेट 50 करने थे। क्वेश्चन से बिल्कुल। तो उसको 50 क्वेश्चन में ही उसने जो सारा अपना गेम खेलना है। उसमें भी जो मैटर करती है चीज़ कि अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं। और जीके के लिए मैं सर एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा परमार सर से भी पढ़ रहा है, फिर भी ये ज़रूरी है कि वो अपने नोट्स अलग से भी तैयार करे। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं है कि अपने नोट्स अलग से तैयार करने का मतलब ये है कि सर की एक खासियत है कि वो रिवीजन करवाते रहते हैं बीच में। जैसे जोन सी भी क्लास चल रही होगी तो वो सारा रिवाइज साथ साथ में करवाते रहते हैं। अभी जो चीज़ें सर रिवाइज करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं, वो तो दिमाग में छप जाती हैं सर। बट फिर भी उनमें से ऑब्वियसली वो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ ही रिवाइज करवा दें सर। बिल्कुल। अभी सर ने इतना कर दिया कि अभी कुछ तो खुद भी थोड़ा सा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। हाँ, वो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक याद आपको तभी रहेगा तभी जब आप रहेगा। खुद आप कुछ करेंगे। जी। वो तो कोई भी चीज़ हो, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। कोई भी टीचर है, हर टीचर ये चाहता है कि भाई मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, लेकिन आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो बेस्ट उनका जो है काम आएगा। ऑल्दो वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ। बट आपको वहीं पे नहीं रहना है। आपको अलग से भी एक कॉपी बनानी है। उसमें आपने क्या नोट करना है कि जो जो चीज़ें सर बार बार रिवाइज करवा रहे हैं वो तो आपके दिमाग में छप जाती हैं, वो सभी के दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में भी हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके दिमाग में है वो चीज़ें। बट आपको एज कहाँ पे मिलेगा बाकी बच्चों से? जो चीज़ें सर कम रिवाइज करवाते हैं या जो चीज़ें नहीं हो पाती, जो मान लो कुछ फैक्चुअल फैक्ट हैं कुछ, तो उनको आपने उस कॉपी में नोट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं याद हो रही, आपको उस कॉपी में नोट करना है। तो जो सर का मान लो एक लेक्चर है, उसमें से क्रक्स ड्रॉ करना है अपने, उसमें से आपने निचोड़ निकालना है। निचोड़ निकालना है कि आखिर मुझे क्या याद रखना है। मुझे क्या याद रखना है, हाँ, क्यों, और मुझे जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली याद है वो तो लिखने की वो नीड नहीं लिखने है। की ज़रूरत नहीं है। जो क्रक्स है वो लिख कर अपना नोट करो कॉपी में। ऑन एन एवरेज क्या होता है कि 15 से 20 पेज के नोट्स होते हैं सर के एक लेक्चर के। तो उसमें से जो मैं क्रक्स ड्रॉ करता था वो आधे पेज का या 1 पेज का होता था। उससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि एक तो वो चीज़ें निकाल ली मैंने जो मुझे याद नहीं हो रही थी, जहाँ जो बहुत ज़्यादा रिवीजन में नहीं आती। एक तो वो चीज़ें मैंने निकाल ली, तो पीछे तो वो बच गया जो रिवीजन ज़्यादा करवा रहे हैं सर। तो मेरा एक लेक्चर तैयार हो गया 1 पेज में। तो मैं क्या करता था, अभी ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम्स के 20 दिन पहले बहुत काम आएंगी, क्योंकि तब आप पूरे नोट्स उठा के नहीं रिवाइज कर सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा कंपाइलेशन हो जाएगा। अभी 20 दिन पहले आपने मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी करना है, जीके भी करना है। तो उस टाइम पे कंसाइज नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं जीके के। तो मेरे पास तो लगभग 50 पेज के नोट्स थे जो मैंने परमार सर से जो क्रक्स ड्रॉ किया था। वो मेरे पास सिर्फ 50 पेज थे, वो मैं वही करके गया था। यानी कि पूरी आपने जीके को 50 पेज में मैंने पूरी जीके को 50 पेज में निपटा दिया था। उसमें समेट दिया था मैंने। ओके। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि PYQ ही। PYQ तो PYQ कहाँ से मतलब करना चाहिए बच्चे को? जीके के तो PYQ सीरीज़ तो परमार सर की चल ही रही है। हाँ, एक उनकी FRB सीरीज़ चली थी, वो भी मैंने की थी, हाँ, फ्री रिवीजन बैच। हाँ। एक उनकी निट्टो सीरीज़ भी चलती है, वो भी मैंने की थी सर। तो उनका काफ़ी बेनिफिट हुआ हाँ, है। मतलब जीके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अब। इम्पोर्टेंट रोल सर जीके बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ, मैथ्स रीजनिंग में ले आते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश लगभग सभी बच्चे ठीक ही हैं उसमें, क्योंकि लगभग 17 से 18 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था मेरे ख्याल इस बार। नहीं, हाँ, प्रीलिम्स तो हाँ ऑलमोस्ट 20 लाख के 20 लाख। आसपास दिया था। तो उसमें से 1,65,000 बच्चे जो हैं मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे। क्वालिफाई हुए थे। और जी 1,00,000 जो 65,000 बच्चे हैं, ये वही हैं जिनका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल। वही वाले हैं। हाँ, वही वाले हैं क्योंकि इनमें से इतना हो जाता है। हाँ, इनमें से भी अगर आपने 1,65,000 में से भी अगर आपने एज लेना है तो आपको जीके तो सर उसमें से जीके स्कोर तो करना पड़ेगा। करनी पड़ेगी। यानी कि मेंस में आपने फाइनल सिलेक्शन लेना है और आपके माइंड में ये है कि मुझे तो रैंक लेकर आना है, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है जीके में तो चारों सब्जेक्ट्स यानी कि जीके को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी आप मैथ और इंग्लिश के लिए। यानी कि बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है सपोज,
तो आप है ना मैथ्स को ही फिर पढ़े जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अरे लगा लेता हूँ क्वेश्चन, कुछ लगा लेता हूँ, 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की और लगा लेता हूँ, ये बढ़िया कंपाइलेशन आई है यहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाती है। लेकिन जो आपका वीक एरिया है उसके ऊपर तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में मान लो इंटरेस्ट है वो चलो ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, बट सिलेक्शन चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेके ही होगा। अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो अगर वो मैथ्स ही पढ़ता रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट तो पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। तो सिलेक्शन तो चारों का मिला के होना है। मिला तो के उसको वीक एरियाज पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, उसको मेंटेन करो। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करके चलो, और जो वीक चल रहा है उस पे काम करके उसको उस लेवल पर लेके आओ। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर भी आ रहा है पेपर मेंस कंप्यूटर में, कंप्यूटर का भी कुछ बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे 350 प्लस मार्क्स थे वो भी फेल हो गए हैं कुछ कंप्यूटर में। कंप्यूटर और टाइपिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं सर जिसको बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, हिडन है ये चीज़ें। ये थोड़ी सी हिडन है चीज़ें, क्योंकि इस बार जो 18 जनवरी का जो मेंस था उसमें कंप्यूटर टफ आया था थोड़ा सा। तो कंप्यूटर और टाइपिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वरना ये चारों सब्जेक्ट्स में की गई मेहनत बिल्कुल पानी फिर जाएगा, उस पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी वो। तो कंप्यूटर के लिए सर मैंने पिनाकल से ही किया था। कंप्यूटर पिनाकल से मैंने नोट्स बना लिए थे कंप्यूटर के भी। वो जो जीके वाली कंपाइलेशन की थी ना मैंने, उसके पीछे मैंने कंप्यूटर की कंपाइलेशन कर ली थी। तो वो भी मैं एग्ज़ाम से पहले बस वो कंपाइलेशन ही पढ़ गया था फिर कंप्यूटर की। बाकी सर कंप्यूटर का ऐसे था कि जैसे मेरे पास लैपटॉप था तो ज़्यादा मुझे दिक्कत था, कंप्यूटर में आती नहीं थी वैसे। तो लैपटॉप पे मेरे जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह होती हैं तो मैंने लैपटॉप पे काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी उसकी। अभी भी जैसे डे टू डे लाइफ में मैं लैपटॉप अपना यूज़ करता हूँ तो मैं वो शॉर्टकट कीज़ ही करता हूँ ज़्यादा। तो वो सर दिमाग में है मेरे सबसे। तो यानी कि ऑल ओवर आपने ये कहा है कि वे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करो और उनके आसपास की जो एरियाज़ हैं उनको कवर करो, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही करवा रही है। यानी कि जो चाहे आपका रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीके हो, सभी सब्जेक्ट्स का यही हाल है। और आपने भी पीवाईक्यू किया है सभी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछ रही, जब नए क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही एसएससी, यानी कि उसके नियर बाई के ही करने हैं। तो आई थिंक जो मैंने अभी तक देखा है कि बच्चे जो हैं पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें पकड़ लाते हैं मार्केट से, कि ये खतरनाक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, अब ये वाले आ गए हैं। लेकिन जैसे कि 2000 जब से टीसीएस आया है, इन द सेंस ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो तब से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके हिसाब से कितने परसेंटेज वो कवर कर लेंगे? 70%, 50%, 90%, कितने पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा चीज़ें? मोस्टली तो सर पीवाईक्यू ही आते हैं। मेंस का मैं बताऊं, जैसे मैथ्स ले लो, मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन तो नए बनेंगे ही, 25 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू ही आएंगे। हम मतलब हम ये कह सकते हैं 80% प्लस जो है पीवाईक्यू हैं। जी, और अगर आपने कर लिए वो पीवाईक्यू तो यानी कि आप उन नए क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, कर पाएंगे। है ना। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि वहाँ पे आपके बेसिक्स काम आएंगे। वो जो 4 से 5 क्वेश्चन है वहाँ पे अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वहाँ पे आपके बेसिक्स काम आएंगे। बच्चे क्या ट्रिक्स नहीं कर रहे आएंगी हैं, काम। बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो 25 क्वेश्चन को पीछे छोड़ के वो 5 क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल ये राइट। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बच्चों के दिमाग में रहता है मॉक का। मॉक का मैं आपको बताऊं कि मॉक में जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, बट यस आपको एसएससी के जो रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चन है आपको उनको ध्यान में रखना है। मॉक में नया क्वेश्चन आ गया, कुछ खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है कि ये मेरा स्कोर डाउन जा रहा है, जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, इससे भी बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं डीमोटिवेट कि हो जाते हैं। मेरा स्कोर नहीं आया इस बार, तो बहुत प्रॉब्लम, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ है, इस सर तरह की मैंने ऐसे फीलिंग्स भी में। बच्चे देखे हैं जिनका कॉन्स्टेंटली 340 330 स्कोर रहता था मॉक में, और उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। तो इससे ये साबित तो होता है कि मैं ये नहीं बोला कि मॉक बिल्कुल इरेलीवेंट है। मॉक मैथ और रीजनिंग के लिए ही मैं मानता हूँ कि रेलेवेंस हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे स्पीड का काम है। स्पीड का इम्पोर्टेंट 1 रोल। घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए ही मॉक ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से। इंग्लिश और जीके के लिए तो मॉक
सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। हाँ, मतलब आप मॉक देना है तो वीक में 1 या 2 कंप्लीट जो मॉक है वो आप दे सकते हैं। जी सर, वीक में दे सकते हो सर, डिपेंड अपॉन पर्सन। अगर अपनी बात बताऊं कि मैथ्स में अगर कोई सी क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट पता है, हुँ, तो उसकी जो कैलकुलेशन है या उसको सॉल्व करने का जो टाइम है मेरा, वो टॉपर से भी कम आता था। हुँ, ये मैंने एनालिसिस किया अपना, कि अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है, उसका जो मेरी स्पीड है उसको करने की, वो मेरी टॉपर से भी कम आ रही है। हुँ। और वो भी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ नहीं किया आपने, मेरा बेसिक ही था नॉर्मल सर। जी बेसिक से ही आपने जो जी। है की। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा मॉक देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मालूम है, हुँ, तो फिर तो वो सॉल्व हो जाएगा विद इन टाइम। मॉक हम क्यों देते हैं? मॉक इसीलिए तो देते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, और तो मॉक देने का कोई रीज़न नहीं है। हाँ, बिल्कुल अपनी जो छोटी-छोटी गलतियाँ छोटी हैं, छोटी गलतियाँ हैं। उनको आपको पता लग जाए जी। वीक एरियाज़ का कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। अभी कोई बच्चा जिसको मान लो स्पीड में दिक्कत हो रही है, उसकी स्पीड नहीं बन पा रही, उसके लिए मॉक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ, अभी जिस बच्चे को स्पीड की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो कर पा रहा है अच्छे से, वो अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे ज़्यादा ध्यान दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे। पीवाईक्यू कहाँ से करें बुक्स जैसे? पीवाई के लिए सर काफ़ी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, आप कोई सी भी ले सकते हो, किरण ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हाँ, तो यानी कि पीवाईक्यू के ऊपर अपने को फोकस रखना है, फोकस वहीं पे रखना है। ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो जैसा कि बताया दीपक ने कि मॉक टेस्ट आपको मॉक पे मॉक नहीं लगाने। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो यानी कि आपने जो है कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपकी स्पीड ठीक है, स्पीड थोड़ी कम है तो आपने थोड़े से मॉक ज़्यादा लगाने, सेक्शनल मॉक हम जिसको कह सकते जी, हैं। एक सर मैं यहाँ पे पॉइंट ये ऐड करूँगा कि जो टेक्स्ट बुक में जो मॉक हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर कर रखा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उन्होंने 25-25 क्वेश्चन के सेट बना रखे हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के। तो उसमें जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो वो डाल देते हैं उसमें। वो मैंने सर बहुत लगाए हैं, वो मैंने लगभग पिछले 2022 या 21 से सारे कवर कर दिए थे। वो क्वेश्चन मैंने बहुत लगाए हैं। फुल लेंथ मॉक मैंने कम लगाए हैं, बट सेक्शनल मॉक मैंने बहुत ज़्यादा लगाए हैं। सेक्शनल मॉक जी, पे फोकस फुल किया। लेंथ मॉक तो मैंने मे बी 15 या 20 इससे ज़्यादा नहीं लगाए होंगे, क्योंकि आपको मॉक भी वही लगाना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछा है एसएससी ने, जो वही लगाने का ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू न्यू मॉक। तो आपने कहाँ-कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए वो थोड़ा सा बताएंगे? मॉक टेस्ट के लिए सर मेरे पास टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड दोनों ही थी। दोनों जी, वाले बोर्ड। ऑलिव का मैं लाइव भी देता था, और मेरे पास दूसरा उसका पेड भी था। अच्छा, तो क्या रैंक आता था उसमें कुछ? उसमें तो सर मेरा रैंक पीछे ही आता था। पीछे आता था एक बार आया था मेरा 550 रैंक आया था, बस एक बार ही आया था ओलिव में। बस। अच्छा, तो उसमें रैंक इतना बेटर नहीं आता था, बट आपने एग्जाम में अच्छा जो है उसका कॉन्फिडेंस। बस ये है, सेक्शनल मॉक इसकी जो है मैं उसको क्रेडिट दूंगा, कि जो सेक्शनल मॉक मैंने ज़बरदस्त, मैंने बहुत लगाए हैं वो। बहुत लगाए। उसमें से एक चीज़ और, टेक्स्ट बुक में ना एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन सेव करने का। आपने प्रीवियस ईयर के जो मॉक हैं वो लगाए उसमें से, उसमें से जो क्वेश्चन आपको क्वालिटी क्वेश्चन लगा कि यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मुझसे हुआ नहीं, आप उसको सेव कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि जैसे मेरे पास 200 से 250 क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन इकट्ठा हो गया था टेक्स्ट बुक में, तो उन क्वेश्चन को आप रिपीटेडली करते रहिए बीच बीच में, वीकेंड पे कर लिया या बीच में कैसे कर लिया, उन क्वेश्चन को भी आप मेंटेन करके चलिए साथ में। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो क्वालिटी क्वेश्चन पीछे पूछे हैं एसएससी ने, वो भी आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, और इन फ्यूचर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेगा, तो आप वो कर पाएंगे। यानी कि दोनों सभी चीज़ों पे आपने जो है छोटी छोटी चीज़ों को आपने ग्रैब किया और अपने मार्क्स को जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज किया, जी सर। है ना। तो मॉक टेस्ट आपने बता दिया कि वही सबसे पहले अपना सिलेबस हम एक बार निचोड़ देख लेते हैं। सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना एक बिगनर कैंडिडेट के लिए, और एक थोड़ा सा जिसने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, यानी जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उस कैंडिडेट को अपने मॉक टेस्ट, अपने वीक एरियाज़, इनके ऊपर जो है कमांड करनी है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाने हैं। स्पीड कम है तो मैथ्स रीजनिंग के मॉक टेस्ट थोड़े से बढ़ा दो आप। अदरवाइज आप सेक्शन वीक में जो ओली बोर्ड का आपने बताया लाइव टेस्ट है, और टेक्स्ट बुक का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों जो हैं आप दे करके पीवाईक्यू वाले ही मॉक दें, बहुत ज़्यादा
हार्ड मॉक और उस टाइप की ज़रूरत नहीं है, जी। है ना? बीच तो में दे सकते हैं, मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा अगर थोड़ा सा एक लेवल अप करना है, हाँ, अगर थोड़ा सा हार्ड करके जाएंगे तो थोड़ा एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा बट सा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। हार्ड के पीछे नहीं हाँ, भागना। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं भागना कि जैसे बच्चे कैट वैट के नहीं नहीं, क्वेश्चन और पता नहीं सीडीएस के भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वालिटी क्वेश्चन है, मान लो कि आपको लग रहा है कि आ सकता है तो कर हाँ, लीजिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन बट पीछे नहीं भागना है। उसके पीछे 25 क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जो 30 क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं मैथ्स के, उसमें से 5 नए क्वेश्चन बनेंगे, और वो भी अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो हो जाएंगे। यानी कि आपका पहले आपने सिलेबस ख़त्म, फिर उसके बाद अपनी बुक्स जैसे कि बताया किरण फिर पब्लिकेशन ले सकते हैं आप चारों सब्जेक्ट्स की और पीवाईक्यू के लिए। उसके बाद आपने कंप्यूटर और टाइपिंग के बारे में बताया कि कंप्यूटर और टाइपिंग भी एक हिडन फैक्टर है, उसको आपने इग्नोर नहीं कंफर्म करना। इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के भी जो बच्चे जो फेल हुए हैं इस मामले में। तो ये अपने पूरा का पूरा जो इसके बारे में बता दिया कि आपने इस तरह से स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट ऐसे लगाने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, और दूसरा एक और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सबसे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हम सोशल मीडिया पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सोशल मीडिया से आप कैसे दूर रहें और कैसे दूर रहा जा सकता है? क्या कैसे क्या किया आपने इस सोशल मीडिया से दूर रहने का सर सबसे आसान तरीका है कि उसको डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट कर दो? तो यानी कि आपने अपना इंस्टा, फेसबुक और ये सब कुछ यूज़ नहीं किया, मैंने नहीं अपना किया। सिर्फ और सिर्फ सारा काम अपनी स्टडी को ही दिया। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब मैंने बहुत साल पहले डिलीट कर दिया था सर। बहुत साल पहले हाँ डिलीट कर जी। दी थी। तो मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप था, टेलीग्राम वो भी स्टडी हाँ, मटेरियल के लिए। टेलीग्राम तो चलो आज के दिन व्हाट्सएप से भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी हो गया सीजीएल है। के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। सीजीएल के लिए कब, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम भी डिलीट कर दोगे, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दोगे, फ़ोन को इतना दूर रख दोगे, तब तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। फिर तो आप कट जाओगे इस हाँ, दुनिया फिर से। तो आप अलग ही हो जाओगे फिर जी। तो। बीच में बचता है सर यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उस पर भी आते हैं, रील्स। रील्स उस पर भी आते हैं, उस पर आपका कंट्रोल थोड़ा सा आपके लिए काम करेगा। हाँ बिल्कुल, रील्स तो यार मैं आपको बताऊं दीपक, मैं खुद भी कई बार मान लिया खोल लिया यूट्यूब और ऐसे देखा, और वैसे मान लिया कोई रील्स आ गया जाती है, वो एक रील्स चलाते हैं और बस चलाते रहते हैं ऐसे। कब मेरे को क्या काम करना था मैं सोचता हूँ, फिर याद देखो कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने सर अभी इंस्टाग्राम चलाया है, अच्छा। और मुझे लगभग कुछ दिन ही हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा मेंटल जो है ना, वो मेंटल पीस वो डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब हो चुका जी। है। तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में हैं उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट करना हाँ, जब चाहिए। तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप जो है अपने फुल फोकस स्टडी के जी ऊपर सर, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बस यही है कि तपस्या करने का टाइम पीरियड है। अगर इसमें एक बार आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने अपने आप को सही रास्ते पे लगा दिया, उसके बाद सर चलाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाद में तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सारी चीज़ें बता दी दीपक। अब एक दो चीज़ ऐसी बताओ जो बच्चे को, यार कि ये चीज़ तो आप करो, ये चीज़ तो स्टार्टिंग से ही आप लेकर चलो। बे आपने किन चीज़ों को, एक निचोड़ मुझे बताओ कि यार बच्चे को स्टार्टिंग में यहाँ से गाइडेंस लेकर के फटाफट से अपना जो है कैसे सिलेक्शन ले सकता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। रास्ता सर बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं है। इजी नहीं है। एसएससी सीजीएल का जो रास्ता है सिंपल है, लाइफ इज सिंपल बट नॉट इजी। ऐसी है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम सिंपल है बट इजी नहीं है। क्विट मत करो। क्विट मत करो, अगर आपके अंदर से कॉल आ रही है कि आप कर सकते हो, वो सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपके अंदर इंटरनल कुछ फीलिंग्स हैं हाँ, कि हाँ मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसलिए भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो लगे हुए थे बट उनका ओवर एज हो गया, नहीं हुआ। क्विट तो उन्होंने भी नहीं किया था, हाँ, क्विट नहीं किया, मजबूरी है। बट क्या हुआ कि उनको फ्रूट नहीं मिला वैसा। तो मैं ये स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा कि क्विट मत करो, नेवर गिव अप। मैं ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, बिकॉज मैं 2023 के बाद मैंने खुद क्विट कर दिया था। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और अगर आप अपने साथ ईमानदार हो, आप दूसरों के साथ ईमानदार हो, तो आपके साथ इवेंचुअली सब अच्छा ही होगा।
ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल के फील्ड में, किसी और फील्ड में भी अच्छा हो सकता है। सो ये पर्सन टू पर्सन सर डिपेंड करता है कि क्विट करना है या नहीं करना है, ये पर्सनल कॉल है, इस पे मैं कोई एक्सट्रीम हाँ स्टेटमेंट तो नहीं मतलब दूंगा। अगर आपके माइंड में है तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपका 1 साल में नहीं हुआ, देखो आपने क्विट तो नहीं किया क्योंकि आपने देखो 2019 में अटेम्प्ट दिया, 2020 का आपने नहीं दिया, 2021 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, फिर 24 में दिया। यानी कि इसको मतलब ये तो नहीं कह सकते ना आपने एकदम से क्विट कर दिया कि 2019 में ना फिर आपने दोबारा दिया, फिर दोबारा दिया। यानी कि आपने ऐसा नहीं सोचना कि आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, तो मान लिया आपकी एज भी है, ठीक है, कोई 23 साल में लग जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट 20-22 साल में हो जाती है। तो उसके बाद एसएससी सीजीएल की अगर हम तैयारी करते हैं, 2 साल मान लिया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जो अपना और एफर्ट्स, जो अपनी कमी है उनको दूर करके अपनी तैयारी कर सकते उसके लिए मैं सर ये बोलूँगा कि जब आप सीजीएल के फील्ड में आते हो तो पहले 2-3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर नहीं होता है। तब आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि जब हम अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दे देते हैं, क्योंकि तब एक सेल्फ डाउट भी आता है, पेशेंस भी टूटने लगता है। उस टाइम पे इस चीज़ को मेंटेन करना, आगे तक लेके जाना, वो मतलब ये हो जाता है कि मतलब कि ना सिर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है, उसको साथ लेके चलना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एसएससी की फील्ड में आ रहे हो, सीजीएल की फील्ड में आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ मुझे ये करना है, टाइम पास करने के लिए नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अगर आपको लगता है कि मुझे यही करना है, तो आप आइए। उसमें भी सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उस टीचर से पढ़िए जिनसे आपको पढ़ के, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो रही है, मैच होती है। ट्यूनिंग मैच हो रही है, और जो टीचर आपको बेसिक्स समझाएं। आजकल कुछ जादूगर टीचर भी चल रहे हैं सर, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आंसर आ जाता है। आंसर आ जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे टीचर से थोड़ा सा सावधान, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कोई सी भी बुक से लगा सकते हो आप। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाओगे, उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं। हाँ, चैप्टर वाइज। तो जब आपने चैप्टर वाइज एक बार प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। वो या तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, वो मॉक फॉर्म में। अगर आपको बुक से भी करना है, तो मान लो आपने मैथ्स के 100 क्वेश्चन करने हैं दिन में, तो आप क्या करो कि 10-10 क्वेश्चन 10 चैप्टर के ले लो, तो 100 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट डे आगे कर लेना। हाँ, ऐसे 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 मिक्स करके प्रैक्टिस करनी, जो तीसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। हाँ, सेक्शनल मॉक है वो काफ़ी अवेलेबल हैं वहाँ पे, सेक्शनल मॉक है, और प्रीवियस ईयर के ही सेक्शनल मॉक अवेलेबल है मिक्स क्वेश्चन में। मिक्स के उसमें। और चारों सब्जेक्ट्स की आपको कंसाइज नोट्स जरूर से बनाने हैं। हर सब्जेक्ट की एक अलग से कॉपी आपको खुद से बनानी है, जिसमें मैथ्स में आपको फार्मूलाज वगैरह नोट करने हैं सारे, रीजनिंग के कुछ जो डिफ़िकल्ट जो मिसिंग नंबर है और जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, उनमें मान लो लगा कि आपको यार ये मुझे लॉजिक नहीं आता था, तो आपको उसमें नोट करना है। इंग्लिश की कॉपी में आपको वोकैब कहीं से पढ़ रहे हो, वोकैब का नया शब्द मिल गया, वो आपको नोट करना है। और कुछ ऐसे ग्रामर के ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको मेमोराइज नहीं हो रहे हैं, उनको आपने उस कॉपी में नोट करना है। मतलब आपने इन चारों कॉपीज़ में अपना क्रक्स नोट करना है, जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नोट्स के साथ साथ आपको अलग से कॉपीज़ मेंटेन करनी पड़ेंगी चारों सब्जेक्ट्स की। मैंने तो कंप्यूटर की भी कर ली थी, मैंने तो कंप्यूटर के भी अलग से नोट्स बनाए थे। तो कैसा फील हो रहा है अब आपको, फाइनल आपने इतना स्ट्रगल करके और एसएससी सीजीएल से अपना अच्छा रैंक लेके आए हो, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, सब भगवान की कृपा से हुआ है। तो उन्होंने ही आशीर्वाद दे रखा था अब तक सिर पे, तो चलते गए बस, उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। तो आज उन्होंने यहाँ पे बिठा दिया आपके सामने, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये कभी इन्होंने हार नहीं मानी, यानी कि कभी घर पर बैठे नहीं, चाहे इन्होंने प्राइवेट नौकरी की या फिर उन्होंने एसएससी की तैयारी की, कभी आप जो है ऐसे नहीं कि अब मैं क्या करूं, करते रहे, लेकिन कुछ ना जी कुछ। एक सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि
जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले आप अपने दिन का टारगेट लिख लो एक कॉपी पे। आजकल वो छोटे छोटे ना पैड आते हैं, तो आप उस पैड पे अपना पूरे दिन का स्केड्यूल लिख लो कि आज मुझे ये करना है। तो आप उस हिसाब से क्या है कि कंसिस्टेंट रहने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है उसमें। हाँ, मतलब अपने जो है ये नोट कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, ठीक है। यानी कि ये तो आप 2-3 महीने का भी टारगेट्स बना सकते हैं। हाँ, मुझे मैथ्स के कम से कम 10 चैप्टर 5 चैप्टर इतने करने हैं। जी, फिर डेली शेड्यूल पे भी आ सकते हैं आप, एक मतलब महीने का बना लो पहले कि इस महीने में मुझे मैथ्स के इतने चैप्टर करने हैं, इंग्लिश का के ये इतने करना करने है। हैं। उसको आप डेली टारगेट में डिवाइड कर सकते हो कि डेली का मुझे ये करना है। उससे आपको कंसिस्टेंट रहने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और सही अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। रेगुलर स्टडी कंसिस्टेंट रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप गलत स्टडी मटेरियल से पढ़ते रहोगे, चाहे फिर आप 10 साल पढ़ते रहो, तो सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। एक सही अप्रोच, सही गाइडेंस, सही सोर्सेज, और सोर्सेज भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने हैं बार बार, लिमिटेड रखने हैं। लिमिटेड सोर्स रखना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जो एक सर मैंने मूवी देखी थी, बहुत साल पहले आई थी, चांदनी चौक टू चाइना। चांदनी चौक टू चाइना। जी, उसमें सर एक बहुत अच्छा डायलॉग था। उन्होंने बोला था कि वो उसको कराटे मूव सिखा रहा होता है, तो उन्होंने उसको बोला था अक्षय कुमार को कि मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। 10,000 बार प्रैक्टिस तो किया। आपको भी यही करना है कि आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर। कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहाँ से बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत नोट करने वाला है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैथ्स की अलग से कॉपी में आप नोट कर सकते हो। अगर मॉक में आपको एक ठीक ठाक रेलेवेंट क्वेश्चन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम में आ सकता है उस तरह से, तो आप उसको साइड में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीपक ने जो है इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को सभी चीज़ें जो हैं स्टडी के बारे में बता दी हैं, और अब इन्होंने बताया कि अपना इंस्टाग्राम भी आपने एक्टिवेट कर लिया अभी है, क्या है सर? और अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो ज्वाइनिंग चलो तो कुछ टाइम में हो जाएगी। तो आप जो भी बच्चा आपसे पूछे तो उनका रिप्लाई ज़रूर कर देना। मैं आपका इंस्टा जो है पिन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जो भी, अगर मान लिया जो नए नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो अपनी जो चीज़ें अगर आप इनको भेजो तो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भेजनी कि आपकी चीज़ें समझ पाएँ। ऐसा बहुत छोटे छोटे मैसेज कर देते हैं। मेरे पास भी जैसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे या ईमेल्स पर ऐसे आते हैं, तो हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो क्वेश्चन है ही पूरा नहीं होता है। ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका क्वेश्चन ही है एम्बिग्यूअस नहीं होता, जैसे एसएससी में जैसे क्वेश्चन गलत होते हैं कि वे उनके 1 से 2 आंसर हो जाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। तो यानी कि प्रॉपर चीज़ें जब आप बताओगे सामने वाले को, तो वो ज़्यादा आपका जो प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मुझे पिछले 8 सालों से एक्सपीरियंस है एसएससी सीजीएल का, तो मैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको रिप्लाई करूँगा। आप कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी नॉलेज से अगर बच्चों को अगर आगे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बेहद खुशी होगी इसमें। चलो दीपक, ये आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इतने अब क्योंकि आगे आपकी लाइफ जो है बिजी होने वाली है, अभी कुछ दिनों का समय है, और बस आने वाले समय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत अपने शुक्रिया सर आपका भी, क्योंकि आपसे मैं 2022 से जुड़ा था। 2022 से। जी, ओके। क्योंकि वैकेंसी सीजीएल वाले बाद में बताते थे, आप पहले बता देते थे हमें। तो जैसे ये भी 24 का भी नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन तो ऑफिशियली जून में आया था, बट आपने मई के महीने में ही बता दिया था। हाँ, थोड़ा सा पहले पता लग जाता है। तो वहाँ से मेरा माइंड प्रिपेयर होना शुरू हो गया था कि इस अटेम्प्ट को मुझे लेना चाहिए। हाँ, फिर जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा तो फिर आपको हो ही वो गया था जी कि हाँ, जो चलो जी चलो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही रैंक लेकर अपने साथ में आएँ, और इन फ्यूचर जो हैं ऐसी बच्चों को बताएं आपकी जर्नी के बारे में। तो ये जर्नी दोस्तों, आपने जो आने वाले जो सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, अपने ज़बरदस्त तरीके से लग जाएं, अपनी कड़ी मेहनत में कोई कमी ना आने दें, क्योंकि एक बार अगर आपने दिन रात अपनी मेहनत कर दी तो डेफिनेटली आपको जो है एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।
थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।